नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 23 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट खबरों में था, यह कौन सा रॉकेट है। ऑप्शंस हैं स्टारशिप, लॉन्ग मार्च 9, सैटर्न 5, फॉल्कन हैवी। तो आंसर है स्टारशिप। यह है स्टारशिप। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया था, लेकिन स्टारशिप की यह उड़ान सफल नहीं हो पाई थी। 3 मिनट के भीतर ही ये ब्लास्ट हो गया था, एक्सप्लोड कर गया था। स्टारशिप स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट है। यह 2 अलग अलग चरणों या वर्गों में बना है। पहला चरण, जिसे सुपर हैवी कहा जाता है, 33 अलग अलग इंजनों का एक संग्रह है। तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या कि जब ये लॉन्च किया गया तो जो इसके 33 इंजन हैं, रैप्टर इंजन्स, इसमें से 5 लगभग फेल कर गए थे। टेक्निकल मेलफंक्शन आ गया था, मतलब कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, उस वजह से ये इसका लॉन्च सफल नहीं हो पाया। और दूसरा चरण, जिसे स्टारशिप अंतरिक्ष यान कहा गया है, इसमें पेलोड, चाहे पेलोड मतलब क्या हो सकता है, लोग हो सकते हैं या फिर उपग्रह या फिर कुछ और, कक्षा में ले जाने के लिए अपने स्वयं के इंजनों को प्रज्वलित करना होता है। तो ये 2 चरण में है, एक है सुपर हैवी और एक है स्टारशिप यान। चलिए आगे देखते हैं। स्टारशिप लगभग 400 फीट 120 मीटर लंबा था और वज़न 1 करोड़ 10 लाख पाउंड के आसपास था, 49 लाख किलोग्राम। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट ने स्पेसएक्स के समुद्री तटीय एयरबेस स्टार बेस केंद्र से दक्षिण टेक्सास के खाड़ी तट पर बोका चिका बीच में से उड़ान भरी थी। बात की जाए स्टारशिप की, तो स्टारशिप स्पेसएक्स के स्टारशिप अंतरिक्षयान और सुपर हैवी रॉकेट को सामूहिक रूप से स्टारशिप का नाम दिया गया है। स्टारशिप दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला अंतरिक्षयान है, रीयूजेबल है और क्रू और कार्गो दोनों को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए किस कंपनी का रॉकेट है ये, स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में। इसके CEO कौन है, इसके मालिक हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जाने ही जाते हैं अपने फेलियर्स से सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए। जब शुरू में रीयूजेबल रॉकेट्स की टेक्निक ये लाने वाले थे, तब भी लगातार 3 बार ये फेल हुए थे, लेकिन चौथी बार फिर ये सक्सेस कर गए थे। तो इस बार भी इन्होंने यही कहा है कि हमने इस फेलियर से बहुत कुछ सीखा है, तो आगे आने वाले समय पे स्टारशिप भी अच्छे से लॉन्च हो जाएगा। स्टारशिप से इनकी योजना ये है, एलॉन मस्क की सबसे बड़ी योजना ये है कि वो मार्स पर, मतलब मंगल पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं, इंसानों की ह्यूमन बस्तियां बसाना चाहते हैं। उसके लिए स्टारशिप है कि इसमें एक साथ लगभग 100 लोगों को ले जाया जा सकता है। तो ये इतना बड़ा रॉकेट है और इतना पावरफुल है। अच्छा, वैसे ये तो बात हो गई स्पेस एक्स की कि स्पेस एक्स ने रीयूजेबल रॉकेट बना चुके हैं, मतलब दुनिया में सबसे अग्रणी है स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने के लिए। लेकिन इंडिया इसमें कहाँ पर है, तो अभी हाल ही में DRDO, भारतीय वायुसेना ने भी मिल करके एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का परीक्षण किया था। तो हम भी इस कड़ी में हैं आगे, तो भारत भी कोशिश कर रहा है और जल्द ही इसमें वो भी सक्सेस कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो आंसर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स eVTOL इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बॉन वी ड्रोन लॉन्च किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन के दिवस पर यह ड्रोन लॉन्च किया। ओडिशा स्थित स्टार्टअप का नाम क्या है, बॉन वी एयरो द्वारा अपनी तरह का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन बनाया गया था। यह 10 किलोमीटर तक की दूरी पर 50 किलोग्राम परिवहन करने में सक्षम है। ड्रोन आपदा प्रबंधन, आपातकालीन निकासी, बाढ़ राहत, अग्निशमन और दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये ड्रोन के यूजेस हैं। और तो हम लोग को याद रखना है, पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया। बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को ग्लोबल एग्रीटेक लीडर बनाने के लिए किसने श्वेत पत्र जारी किया है। ऑप्शन है नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, UNCDF या उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को एग्रीटेक नवाचार में ग्लोबल लीडर बनाना और एशिया और अफ्रीका के सबसे कम विकसित देशों में इन नवाचारों का विस्तार करना है। मतलब जो कृषि क्षेत्र में
प्रौद्योगिकियां हैं और इनोवेशंस हैं जिससे कृषि क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, उन सब में भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है। श्वेत पत्र कृषि तकनीकी स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करता है। श्वेत पत्र द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणियों और सिफारिशों का सुझाव दिया गया है जो कृषि क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में छोटे किसानों का समर्थन करते हैं। बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर। बात की जाए अटल इनोवेशन मिशन की, तो इसके मिशन निदेशक कौन है? चिंतन वैष्णव। और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF, इसकी कार्यकारी निदेशक कौन है? प्रीति सिन्हा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है दलाई लामा, सोनम वांगचुक, उत्साह पटनायक, दीपिका मिश्रा। तो आंसर है सोनम वांगचुक। दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु हैं। उत्साह पटनायक, इनको हाल ही में मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपिका मिश्रा ये कौन है? ये भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर है जिन्हें, और पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं जिन्हें वायुसेना पदक या फिर वीरता पदक प्राप्त हुआ है। हाल ही में सोनम वांगचुक को संतोकबा पुरस्कार प्रदान किया गया है। सोनम वांगचुक विशिष्ट इंजीनियर, नवाचारी, शिक्षाविद और स्थायी विकास सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। 2009 में एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने जिनका कैरेक्टर प्ले किया था फुनसुक वांगडू, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड कैरेक्टर था वो। वांगचुक स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL के संस्थापक निदेशक हैं। ये जो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है। सोनम वांगचुक आइस स्तूपा तकनीक के निर्माता हैं। अब देखिए ये आइस स्तूपा क्या होता है? ये इस तरह का कुछ होता है आइस स्तूपा। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। इसे पानी की समस्या से निपटने के लिए बनाया जाता है। जब ठंड का समय आता है तो इसे इस तरीके से जमा के रख लिया जाता है, और जब पानी की कमी हो तो फिर इसी में से पानी यूज़ करके पानी की कमी को दूर किया जाता है। तो ये सोनम वांगचुक के इनोवेशंस में से ही एक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सोनम वांगचुक आइस स्तूपा तकनीक के निर्माता है जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं जो कोने जैसे बर्फीले ढेरों के रूप में सर्दियों के पानी को स्टोर करके रखते हैं। यह तकनीक लद्दाख में जल संकट समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। केरल में क्या हुआ था? केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव बोट सूर्यांशु नाम की नाव लॉन्च की गई थी। तेलंगाना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। चलिए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखा जाएगा। इस डेटाबेस को बनाने की प्रक्रिया अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी। अब तक डेटाबेस में अज्ञात शवों के 150 DNA सैंपल का रिकॉर्ड स्टोर किया जा चुका था। डेटाबेस शवों की पहचान में मदद करेगा जो परिवारों को अपने प्रियजनों की तलाश करने में एक बड़ी राहत साबित होगा। रिश्तेदारों के DNA नमूनों का मिलान DNA प्रोफाइलिंग डेटाबेस में संग्रहित डेटा या नमूनों के साथ किया जाएगा और सटीक विवरण सेकंड्स के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हर साल राज्य के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक शव बरामद किए जाते हैं जिनका कोई पहचान नहीं हो पाती है, जो दस्तावेज़ों या पहचान योग्य वस्तुओं की कमी के कारण अज्ञात रहते हैं। तो शवों की पहचान से न केवल परिवार के सदस्यों को मृतक का अंतिम संस्कार करने में मदद मिलेगी, बल्कि उन मामलों में अपराधी को पकड़ने में भी मदद मिलेगी जहां अपराध के कारण मौत हुई है। इसमें लगभग 20,000 DNA प्रोफाइल की क्षमता है जिसे और बढ़ाया जा सकता है। राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुंगा इस तकनीक को प्राप्त करने वाली पहली प्रयोगशाला है जिसे राज्य ने अमेरिका से सॉफ्टवेयर के द्वारा खरीदा था। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला, धर्मशाला। शिमला यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। चलिए आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? ऑप्शन हैं 2023 से 2028, 2023 से 2031, 2024 से 2029, 2025 से 2030। तो आंसर है 2023 से 2031। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य 2023 से 2031 तक रखा गया है। इन 8 वर्षों के दौरान भारत सरकार क्वांटम मिशन पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। कारण क्या है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को लॉन्च करने का? तो कारण क्या है, देखिए, क्वांटम तकनीक का उपयोग संचार, स्वास्थ्य, फार्मा, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा, रक्षा और डाटा सुरक्षा मामलों में हो सकता है। फिलहाल दुनिया के कुछ देशों में ही इसका प्रयोग हो रहा है। वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, चीन। और अब भारत भी इन देशों की रेस में शामिल हो जाएगा। क्वांटम तकनीक में सामान्य कंप्यूटर से कई गुना अधिक डेटा बेहद कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। बेसिकली क्वांटम वो तकनीक है जिससे बहुत ही तीव्र गति से बहुत कम समय पे चीज़ें प्रोसेस की जा सकती हैं। इस मिशन को मंजूरी देने के साथ भारत उन चुनिंदा 6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की क्षमता है। देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम सिद्धांत पर काम करता है जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर एटॉमिक लेवल पर काम करता है। ये ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है कि एटॉमिक लेवल पर जो हमारा पदार्थ है, तत्व है, उसका नेचर कैसा हो सकता है, उस बारे में जानकारी देता है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेज़ी से बढ़ती तकनीक है। पुराने कंप्यूटरों को जिन बातों को हल करने में काफ़ी दिक्कत होती है और समय लगता है, वह इस तकनीक से बेहद आसान हो जाता है। यह सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ गणना करने में सक्षम है। क्वांटम तकनीक भौतिकी की शाखा है। डाटा प्रोसेस करने और उसे ज़रूरत के हिसाब से तैयार करने में इस तकनीक से काफ़ी आसानी हो रही है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ये हम लोग को याद रखना है, 2023 से 2031 तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार जल निकायों की गणना की गई है। फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय किस राज्य में है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आंसर है पश्चिम बंगाल। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर बॉडीज़ फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और देखिए, तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में टैंक हैं, महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं के साथ अग्रणी राज्य है। तो इस तरीके से जल निकाय की पहली बार गणना की गई है। भारत में तालाबों, टैंकों, झीलों जैसे लगभग 24 लाख वाटर बॉडीज़ हैं, जल निकाय हैं, जिनमें सबसे अधिक 7.5 लाख के आसपास पश्चिम बंगाल में है और सबसे कम 134 सिक्किम में है। शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं जल निकाय के मामले में? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम। 3.5 लाख वाटर बॉडीज़ के साथ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना को पूरे भारत में सबसे अधिक वाटर बॉडीज़ के साथ शीर्ष जिले के रूप में स्थान दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। IIT मद्रास के द्वारा भारत के बाहर कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है तंजानिया, इथियोपिया, युगांडा, मोजाम्बिक। तो आंसर है तंजानिया। और इथियोपिया, युगांडा, मोजाम्बिक, इन 3 देशों की यात्रा की थी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने। चेन्नई, तमिलनाडु स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जांजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है। मतलब एक तरीके से कहाँ पे, भारत के बाहर IIT की क्लासेस जहाँ लगेंगी, IIT का कॉलेज जहाँ रेडी होगा, तो वो है तंजानिया। यह तंजानिया और अफ्रीका के विकास और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। अक्टूबर 2023 तक कक्षाएं शुरू करने की योजना है। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। इसरो टेलोस 02 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह किस देश की सैटेलाइट है? ये है सिंगापुर की। तो कल ये सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुकी है। किससे? तो ये भी याद रखिएगा, PSLV C-55 से लॉन्च हुआ है। भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को वायुसेना पदक, वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा भुवनेश्वर में। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये किया है केन्या ने। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किनके लिए लॉन्च किया गया है? ये किया गया है किसानों के लिए। किस राज्य सरकार ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना को आरंभ किया है? तो ये किया है केरल ने। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और हुन थड़ो संस्कृति उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में।
ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।